ये देखिए जी, ये ईबीएम का रेफरेंस है, एंडोकार्डाइटिस प्रोफाइलेक्सिस, और इसमें देखिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है, एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर चाइल्ड बर्थ। आमतौर पर तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रेकमेंड करता है टू कवर ओनली फॉर पेशेंट डीम्ड टू बी एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस सच एज विमेन विद प्रीवियस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, दोज हु हैव अ पुअर आउटकम इफ दे डेवलप इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, या फिर दोज विद साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज। ये एग्जाम में एमसीक्यू आता है कि आपने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलेक्सिस एंटीबायोटिक किन लोगों को देनी है। द आंसर इज साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज, या वो लोग जो हाई रिस्क फैक्टर के हैं, जिनका प्रीवियस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो चुका था। ये याद रखें। अब देना क्या है, एमॉक्सिसिलिन 2 ग्राम आईवी प्लस जेंटामाइसिन 120 मिलीग्राम आईवी एट द ऑनसेट ऑफ लेबर, या रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स, या प्रायर टू सिजेरियन सेक्शन। ये दोनों एमसीक्यू हैं। फॉलोड बाय एमॉक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम ओरली, या फिर इंट्रामस्कुलर 6 आवर्स लेटर, या फिर अगर वो लोग जो पेनिसिलिन एलर्जिक हैं उन्हें आपने वेनकोमाइसिन 1 ग्राम आईवी या टिकोप्लेनिन 400 मिलीग्राम आईवी देना है। नाउ दिस इज अनदर डिस्प्यूट। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए भी मैं आपको किताब का रेफरेंस देती हूँ। ये ईबीएम में है, मैनेजमेंट विमेन विद पल्मोनरी हाइपरटेंशन शुड बी एडवाइज्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। पहली बात तो ये है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साथ बेहतर है प्रेगनेंसी ना करें, लेकिन अब अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो क्या करें। इन द इवेंट ऑफ अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, अब अगर प्रेगनेंसी हो तो गई लेकिन वो अनप्लान्ड थी, हमें चाहिए ही नहीं है, टू हैव अ थेरेप्यूटिक टर्मिनेशन। ये सिर्फ आप तब करेंगे जब कपल आपके पास आके कहता है कि हमारी तो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है, हमने इसे कंटिन्यू नहीं रखना, तो ठीक है, फिर आप थेरेप्यूटिक टर्मिनेशन या एबॉर्शन की तरफ जा सकते हैं। आगे उन्होंने लिखा है, इफ सच एडवाइस इज डिक्लाइंड, अगर कपल ऐसा नहीं चाहता, वो कहते हैं नहीं हमने तो ये प्रेगनेंसी कैरी ऑन करनी है, फिर आप क्या करेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी केयर करेंगे इन पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इट शुड बी रेफर्ड टू कार्डियक सेंटर, जहां पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए वो लोग उसको मॉनिटर करें। इट शुड बी अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, टर्शरी केयर हॉस्पिटल होना चाहिए। एंड वेसोडाइलेशन थेरेपीज सच एज सिल्डेनाफिल, नेबुलाइज्ड और इंट्रावेनस प्रोस्टासाइक्लिन शुड बी कंटिन्यूड और इंस्टीट्यूटेड इन प्रेगनेंसी एज इंडिकेटेड। एंडोथिलीन एंटागनिस्ट यानी कि बोसेंटन वो नहीं देनी, अवॉइड करना। ये दोनों तीनों एमसीक्यू हैं। सो पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साथ बस आपने 2-3 बातें याद रखनी है कि अगर तो क्वेश्चन पढ़ के आपको लग रहा है कि ये अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है और कपल को बिल्कुल नहीं चाहिए, तो ठीक है, आप उसी वक्त 6 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे आप टर्मिनेशन कर दें, प्लान ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर उन्होंने थोड़ा बहुत भी सीपीएसपी ने कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जिसमें टेंडेंसी जा रही है टुवर्ड्स कंटिन्यूइंग प्रेगनेंसी, कपल कह रहा है, या वो वैसे लिख देते हैं कि इट इज नॉट अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, ये तो स्पॉन्टेनियस है, अनप्लान्ड नहीं है, तो ठीक है, आप ऐसे में यू विल रेफर टू कार्डियोलॉजिस्ट, ज्यादा बेहतर है ना, बिकॉज इट शुड बी अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। कार्डियोलॉजिस्ट होना चाहिए, एनेस्थेटिस्ट होना चाहिए, जो वहां पे पेशेंट को देखें, नए सिरे से उसकी ईसीजी करें, तमाम टेस्ट करें, एकोकार्डियोग्राफी भी करेंगे वो लोग देख के। अगर सब कुछ ठीक है तो इसको कैरी ऑन करेंगे। यहाँ मैं एक ड्यूहर्ट्स की पिक्चर दिखाती हूँ जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि इसमें सवाल ये भी आ सकता है आप लोगों को कि अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो क्या आपने प्रेगनेंसी रेकमेंड करनी है। ये ड्यूहर्ट्स में है, कंडीशंस वेयर प्रेगनेंसी इज नॉट रेकमेंडेड। अब इसमें पहली लाइन देखिए, पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन मोर्टेलिटी कितनी है, 25%। दिस इज अनदर एमसीक्यू। सो देख लें, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साथ अगर कोई प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए आएगा तो आपने प्रेगनेंसी को कॉन्ट्राइंडिकेटेड कर देना है। आपने पेशेंट को बता देना है कि अवॉइड प्रेगनेंसी। सो ये 2 क्वेश्चन आते हैं, एक वो प्री प्रेगनेंसी देते हैं प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में, और एक वो देते हैं कि एंटीनेटल क्लिनिक में पेशेंट आई है 6 वीक्स पे, तो क्या करें। दूसरी बात है सिवियर सिस्टेमिक वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन। एको की रिपोर्ट पे आ जाएगा कि जी लेफ्ट वेंट्रिकल तो काम ही नहीं कर रहा, वहां पे तो सिस्टोलिक डिसफंक्शन है, स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं बनेगा ना, ब्लड तो जिस्म में जाएगा ही नहीं। दिस इज अनदर कॉन्ट्राइंडिकेशन, आपने प्रेगनेंसी नहीं होने देनी। तीसरी बात है प्रीवियस पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी। तो पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी में उन्होंने लिखा है विद एनी रेजिडुअल इंपेयरमेंट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन। इसमें भी 2-3 बातें हैं कि अगर पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी हुआ था पिछली दफा, लेकिन इस दफा की एको की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है, कोई उसमें वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन नहीं है, इजेक्शन फ्रैक्शन भी बिल्कुल ठीक है, तो ठीक है, आप प्रेगनेंसी को कैरी ऑन करें। ऐसा पेशेंट प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग क्लिनिक में आता है और आपसे कहता है कि जी मुझे तो पिछली वाली प्रेगनेंसी में पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी हुआ था। पेशेंट आपसे कहती है कि डॉक्टर साहब मेरे पास तो जिंदा बच्चा ही कोई नहीं है, मैं क्या करूं। फिर आप इसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की तरफ जाएंगे।
जैसे इन्होंने कहा नो रेजिडुअल लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, फिर ठीक है, फिर आप प्रेगनेंसी को मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच करेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर करेंगे, अच्छी तरह मॉनिटर करके प्रेगनेंसी को आगे लेके जाएंगे। लेकिन ये बहुत कम सिनेरियोज में होगा, अदरवाइज पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी में आपने कॉन्ट्राइंडिकेटेड ही कर देना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर माइटर स्टेनोसिस है और वाल्व एरिया लेस देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो मैंने अभी बताया, फिर अगर मार्फन सिंड्रोम आया और एओर्टिक रूट डायलिटेशन मोर देन 4 सेंटीमीटर आई, नहीं, बिल्कुल नहीं करनी प्रेगनेंसी। फिर इसी तरह अगर आपके पास डायबिटीज आता है और HbA1c की वैल्यू 10% से भी ज्यादा है, ये भी एक MCQ है, तो ऐसे में प्रेगनेंसी आपने नहीं करनी। ये सवाल आता है कि जी प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में पेशेंट आई है, उसको डायबिटीज है, और अब जब आपने फ्रेश HbA1c की रिपोर्ट देखी तो वो 10% से भी ज्यादा है। ज्यादातर 11 का सवाल आता है, 11%। तो याद रखें कि अगर HbA1c 10% से ज्यादा है, आपने प्रेगनेंसी को नहीं करना, अवॉइड करना है। अच्छा, ये हो सकता है कि अगर उसका कोई बच्चा नहीं है ना, तो ऐसी सिचुएशन में अब HbA1c ज्यादा, तो आप उसे कहेंगे कि भाई आप अपना गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल पहले करो, मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाए, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग चार्ट बनाए, वेल कंट्रोल्ड ग्लाइसेमिक स्टेटस हो जाएगा, फिर हम उसको प्रेगनेंसी करवाएंगे। इसका जवाब ये है। आगे देखें, सिवियर रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी लेस देन 1 लीटर, तब भी नहीं आपने प्रेगनेंसी करवानी। ब्रेस्ट कैंसर विद इन लास्ट 2 years, अगर किसी पेशेंट को रिसेंटली अभी पिछले 2 सालों में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, नहीं करानी प्रेगनेंसी। फिर इसके बाद सिवियर रीनल फंक्शन, क्रेटिनिन का लेवल मोर देन 250 मिलीमोल्स पर लीटर आया है, वो आपको हाइपरटेंशन का सिनेरियो देंगे, साथ आपसे कह देंगे कि जी उसका क्रेटिनिन का लेवल 250 मिलीमोल्स पर लीटर से भी ज्यादा आ रहा है, आपने ऐसे पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं करानी। ये तो सीधा प्री एक्लैम्पशिया और एक्लैम्प्टिक फिट तक भी जाएगी। लास्ट पॉइंट है रिकरेंट यूट्राइन स्कार रप्चर।